ऑलराइट, सो उसको स्टार्ट करते हैं और इसका डेरिवेशन समझते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर से रेयर। इसका मतलब है कि हमें ऑब्जेक्ट को रखना है डेंसर मीडियम में। कॉन्वेक्स है तो ये बना दी कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि बाहर एयर ले रहे हैं, एयर बोले तो रेडियर मीडियम, और अंदर ये ग्लास वाला सरफेस है, ये डेंसर मीडियम हो गया आपका। ऑब्जेक्ट को रखना है आपको अंदर रखना है इस टाइम पर। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, और इमेज बनानी है हमें रियल। रेयर डेंसर, ध्यान दीजिएगा इस टाइम इसका सेंटर ऑफ इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ठीक है। इमेज जो रियल बने इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपने यहाँ कहीं पे भी अगर रखा हुआ है इस टाइम पे ऊपर, तो इमेज इस साइड पे बननी चाहिए, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे किस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगी, रेयर मीडियम में। जिस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग फेनोमेनन वाली रे प्रेजेंट होगी, वो फेनोमेनन क्या कहलाएगा हमारा, वो वाली साइड क्या कहलाएगी हमारी रियल साइड। तो इन चीजों का आपको कुछ ध्यान रखना है कि रियल साइड इस टाइम पर ये साइड है, क्योंकि रिफ्रैक्शन होकर के रेस ट्रांसफर होकर के इधर आने वाली है। दूसरी चीज, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सर्कल या स्फीयर इस डायरेक्शन में कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इसका सेंटर ये है, तो जो नॉर्मल बनेगा वो सी से ज्वाइन करने वाली लाइन ये होगी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर हमेशा जिस डायरेक्शन में स्फीयर कंप्लीट हो, वहां पे सी, उसका सी लेते हुए, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हुए सरफेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को आप नॉर्मल लाइन बोलोगे, ठीक है सर। तो लेट्स सपोज ये गई एक रे और मैंने बना दिया इसका नॉर्मल, ये हमारी इंसिडेंट रे, सी से ओ से ये हिट हुई पॉइंट ए पर, या ए की जगह एन ही बोलते हैं क्योंकि अभी इसमें ट्राइंगल हमें चूज करना है। यहां से मैंने एक नॉर्मल बनाया एन पॉइंट पर, ये इसका नॉर्मल हो गया। ये लाइट जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, अगर कोई मीडियम नहीं होता, सेम मीडियम ही रहता यानी कि एयर ही रहती, तो जाती स्ट्रेट। लेकिन अभी ये जो रे निकल रही है ये पास हो रही है डेंसर टू रेयर, सो आफ्टर हिटिंग एट पॉइंट एन एंड passing through denser to rarer, it should bend। क्या हो जाएगा बेंडिंग किधर से, away from the normal। और ये अभी हो गई तो थोड़ा मैं d2r दूर, तो ये हो गई। ये प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, जिस जगह पे मीट हुई वहां बना दिया इमेज पॉइंट। इमेज पॉइंट बनाते ही मैंने देखा ओ आ चुका है, आई आ चुका है, सी आ चुका है, ये तीनों चीजें मिल चुकी है। तो इसके क्या कर दें, एंगल्स को डिफाइन कर दें। एंगल्स कौन कौन से बनाने हमें, आई आर अल्फा बीटा गामा, तो ये 5 एंगल हमें इसमें रिप्रेजेंट करने हैं। ये आपका नॉर्मल है, तो ये वाली लाइन नॉर्मल ही है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल आई, ये वाला, ये एंगल ऑब्जेक्ट वाली इंसिडेंट रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, यानी कि मैं सिंपली ऐसे बोलता हूं ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, इमेज का ये वाली रिफ्लेक्टेड रे जो इमेज बना रही है, तो इमेज का ऑप्टिकल एक्सिस के साथ, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बीटा बीटा, और सी वाली लाइन का, नॉर्मल लाइन का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल गामा। तो यहाँ पे हमने फिर से ये सारी चीजें बोल दी, और बोलते ही आप यहाँ पे एग्जाम के अंदर कभी आता है तो ऐसे ही करेंगे, डायग्राम बनाएं और डिफाइन करना चालू कर दें। लेट आई आर, तो आई क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अल्फा एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंसिडेंट रे विद प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस। बीटा एंगल ऑफ इमेज रिफ्रैक्टेड रे विद प्रिंसिपल एक्सिस। आप चाहो तो नाम भी दे सकते हो, जैसे
एंगल ऑफ NI विद प्रिंसिपल एक्सिस, गामा एंगल ऑफ नॉर्मल लाइन विद प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से आप चाहो तो नाम दे सकते हो यहां पर, एंगल बिटवीन NC एंड CI या CP, ये आपका हो गया पोल पॉइंट। ठीक है, फिर और बाकी टर्मिनोलॉजी क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनानी है, इमेज डिस्टेंस बनानी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर को लिखना है। तो ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस कहलाएगी u, C पॉइंट की P पॉइंट से डिस्टेंस कहलाएगी r, और P पॉइंट से इमेज की डिस्टेंस कहलाती है v। तो ये आप यहां पे नेक्स्ट बाकी डिफाइन करेंगे, u v r। सो u क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, image distance from pole, or radius of curvature। कभी भी कहीं पे भी आपको इस तरह से डेरिवेशंस करने हो बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो आपको अगर थ्योरी लिखने में ज्यादा दिक्कत आती हो तो जो जो चीजें, एटलीस्ट जो भी चीजें आप लोग यूज करते हैं उनको डिफाइन जरूर किया करें, ताकि अगर कोई एग्जामिनर चेक करता है, एग्जामिनर ये मानता है उस टाइम पे आपकी कॉपी चेक करते टाइम कि उस एग्जामिनर को आप जो बताओगे बस वही पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। तो अगर आपने चीजें मेंशन नहीं करी है तो कहेगा कि मुझे कैसे पता। तो अगर आपके नंबर आ भी रहे होंगे और वो अपने घर से बीवी से लड़के आया होगा तो फिर वो आपके नंबर को कैंसिल कर देगा, तो ध्यान रख लेना। ठीक है, बीवी लड़के आई होगी तो अच्छे नंबर दे देगी। क्या आज तो बढ़िया हो गया, लड़के आई हो उनसे। ठीक है साहब, तो ये हो गया आई आर अल्फा बीटा गामा यू वी आर। चलिए तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन के अंदर फिर अच्छा, इनके बाद क्या आपको स्टार्टिंग करनी है वो भी यही कर देते हैं, अजम्पशन। तो आपके अजम्पशन क्या है इस सिचुएशन के अंदर, अजम्पशन, क्योंकि कोई सा एक डेरिवेशन पूछा जाएगा तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। अजम्पशन है यहां पर, फर्स्ट अजम्पशन कि ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, taken on principal axis, taken on principal axis। Second, size या aperture of convex surface। भाई याद रखना है, लेंस मत लिखना जब सिंगल चल रहा हो। तो कॉन्वेक्स सरफेस इज वेरी 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 स्मॉल। थर्ड assumption, therefore I R alpha beta and gamma all will be very very small। ठीक, तो स्टेप 1 कर रहे हैं यहां पर अटेम्प्ट। स्टेप 1 कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ करो साहब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, वेरी गुड। एन पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। लेट्स सपोज दिस इज मीटिंग एट पॉइंट एम, तो ये 90 डिग्री बन गया। हमने ड्रॉ किया एन एम परपेंडिकुलर टू ओ आई ओ पी, जो भी आप लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, उसी लाइन पर है। ठीक है, सिंस साइज या सिंस अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल, aperture is very very small, therefore point M and P are lying, या डायरेक्ट लिख दो are coinciding, that is, या उसको फिर बाद में लिख देंगे OM is equals to OP। ये सारी चीजें यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर हमने ये लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, जैसे ये लिखेंगे आप चाहो तो tan अल्फा tan बीटा भी डिफाइन कर दो।
दूसरा आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, जिस टाइम आप डेरिवेशन कर रहे होंगे, जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट हो आप उस टाइम पे भी डिफाइन कर सकते हो। तो कल मैंने स्टार्टिंग में किया था, आज आपको दूसरा वो बता देता हूँ कि किस जगह पे आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टेप 2। तो स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे, पहला हमने ड्रॉ करी, Snail's law. हम रिफ्रैक्शन लगा दे, पहले रिफ्रैक्शन लगा दे, स्नेल्स लॉ लगा दे। तो स्टेप 2 के अंदर बाय स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एंड। और जब भी आप स्नेल्स लॉ लगाएं, मैंने आपको बता रखा है, मैं प्रेफर करता हूं और आप लोगों से भी यही कहूंगा कि म्यू इंटू साइन वाला फॉर्मेट याद रखें, यानी कि μ1 sin theta 1 is equals to μ2 sin theta 2 is equals to μ3 sin theta 3 is equals to μ4 sin theta 4 so on। यानी कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो उसी मीडियम के साइन के इंसिडेंस या जो भी एंगल है, साइन जो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रेज बना रही होंगी वो एंगल्स आप लेते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ और इक्वेट करते हुए चले जाओ। तो यहाँ पर आई दिख ही रहा है, आर और डिफाइन करना है मुझे। आर एंगल इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, सो दिस एंगल इज आर। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा हो गया, ये वाला नॉर्मल और इसके बीच का बना हुआ। तो स्नेल्स लॉ लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का म्यू आर, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी। बुक्स में μ1 μ2 होते हैं, मैं प्रेफर नहीं करता। उसका रीजन होता है कभी बहुत एक बुक में लिखा हुआ मिलेगा ये μ1 ये μ2, फिर जैसे केस चेंज करेंगे वो इधर μ1 लिख देंगे इधर μ2 लिख देंगे, तो इतने कितने रिजल्ट ही रटते रहेंगे, याद करते रहेंगे। एक जनरल टर्मिनोलॉजी रखो, रिजल्ट याद रखो। ठीक है, म्यू आर कहीं पे भी आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार रेयर मीडियम की बात चल रही है, μ1 μ2 में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। म्यू डी कहीं आएगा तो पता चल जाएगा कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कहानी खत्म, पैसा आ जाए। फिर अगर ये रेयर को एयर बोल दिया तो म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बहुत बढ़िया, चलो साहब लगाते हैं। म्यू डी से लगाना चालू कर दो, हम इधर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें तो इक्वेट ही करना है। म्यू डी इंटू साइन आई, म्यू डी के रेस्पेक्ट में एंगल चल रहा है इस टाइम पे साइन आई, इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर। इक्वेशन 1 क्या करें अब, सिंस एंगल I and R are very small, therefore we can write sin I is almost equals to I and sin R is almost equals to R. By substituting these values in equation 1, we would be obtaining mu D into I is equals to mu R into R. अब जैसे ही इक्वेशन 2 आई आपको समझ में आ गया कि हमारा एम क्या फाइंड करना है, आई और आर। आई और आर को किस में कन्वर्ट करना है, अल्फा बीटा गामा में। तो अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करना है तो आई कौन कौन से एंगल से रिलेट करना है हमें, एक एंगल आई वाला एंगल किससे रिलेट होगा, अल्फा और गामा से। गामा ऐसा ट्रायंगल चूज करना है जिसमें आई का रिलेशन अल्फा गामा से निकालें। और आर किस में बन रहा है, आर किसके लिए, इमेज के लिए, तो आर का रिलेशन किस किस से होना चाहिए, बीटा और गामा। हाँ बस, तो अगर ऐसे समझ करके रटा हुआ है ना तो अपने आप डेरिवेशंस होंगे। तो अब क्या करें, स्टेप 3 के अंदर 2 ट्राइंगल चूज करने, एक आई वाले के लिए एक आर वाले के लिए। तो फर्स्ट इन ट्राइंगल, जल्दी बोलिए सब लोग एक साथ, एनओसी। तो देखो अगर हमने बिल्कुल अगर रिप्रेजेंटेशन सभी केस के अंदर आपने सिंबल्स वगैरह सबको सेम लिख रखे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना। ट्राइंगल ऑब्जेक्ट के लिए ट्राइंगल एनओसी, इमेज का ट्राइंगल एनआईसी, मतलब अपने आप माइंड के अंदर अपने आप चलती रहेगी, अपने आप दिल में से निकलेंगी आवाजें। ठीक है, ठीक है। ट्राइंगल एनओसी के अंदर बोलो भाई क्या करूं, ट्राइंगल एनओसी के अंदर आई का रिलेशन अल्फा गामा से, गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा। तो देखिए जिनको नजर नहीं आया, जो अभी तक गुमनामी में जी रहे हैं वो देखिए यहाँ पर, ये है एंगल आई, ये है एंगल अल्फा और ये बाहर एंगल निकला पड़ा हुआ है गामा। तो नाउ गामा इज द एक्सटीरियर एंगल, ये एन ओ सी,
ट्राइंगल उसके अंदर देखिए, छोटा ट्राइंगल यहाँ बना दिया. I alpha are the interior angles, gamma is the exterior angles. So we know that the exterior angle is the sum of two opposite interior angles. So हो गया I plus alpha. यहां से लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, I चाहिए तो I निकालो. I is equals to हो गया गामा माइनस अल्फा. वेरी गुड. इक्वेशन नंबर 3. ये स्टेप 3 के अंदर ही चल रहा है. स्टेप 3 में ही दूसरा ट्राइंगल, जल्दी बोलिए. इन ट्राइंगल NIC. सीक्वेंस याद रखो, गड़बड़ मत करो. सीक्वेंस याद रखो ताकि हर एक जो भी 6 केसेस है, 6 केसेस के अंदर मैंने सेम तरीका अपना रखा है. उससे एक बार याद किया, जिंदगी भर के लिए याद होगा. NIC ढूंढना है हमें. N वो रहा, I ये रहा, C ये रहा. तो ये छोटा सा ट्राइंगल मैंने बना दिया. ये N, इधर है I, इधर है C, इधर है बीटा, इधर है गामा, और R चाहिए तो R ये रहा. सब चीजें पता होगी तो ट्राइंगल भी बड़ा प्यार से बनेगा. Which one is exterior angle? R. So R will be equals to gamma plus beta. ठीक. I फाइंड कर लिया, R फाइंड कर लिया, तो क्या कर दें? थर्ड और फोर्थ से किस में सब्स्टिट्यूट कर दें? इक्वेशन 2 में. So by इक्वेशन 3 and 4 into 2. भाई मैं बिल्कुल वही चीजें बता रहा हूं जिस तरीके से बोर्ड में आपको लिखना है. बोर्ड में 100% जिस तरीके से, चाहे कोई सा भी डेरिवेशन हो, फॉर्मेट्स कैसे बनते हैं, कैसे आपको लिखना है, आपको आना चाहिए. आप चाहो तो स्टेप 1 लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो, लेकिन एक सीक्वेंस, एक सिस्टमेटिक वे को अप्रोच जरूर करो. ठीक है. तो सब्स्टिट्यूट किया हमने, म्यू डी इंटू आई की जगह दिख रहा है आराम से, कुछ भी याद रटने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप दिखेगा यहाँ पर. गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू, सॉरी म्यू डी आई, हाँ, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू आर, और आर की जगह क्या है? गामा प्लस बीटा. ये हो गया साहब गामा प्लस बीटा. अब देखो मैंने स्टार्टिंग के अंदर इस टाइम पर tan अल्फा बीटा गामा डिफाइन नहीं किए थे, तो आप नहीं भूल गए थे करना. यहां पे आ जाएगा याद आपको कि अच्छा अब क्या करें, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को डिफाइन करें. तो अब डिफाइन यहां पे कर दो. तो यहां पे मैं करना डिफाइन कर रहा हूं. नाउ हियर, चाहो तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप दे दो. ये कौन सी स्टेप हो जाएगी? 3 3 3 4. नाउ हियर 3 ट्राइंगल चाहिए जिसके अंदर डायरेक्ट आप लिख सकते हो tan अल्फा, डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, और चाहो तो साइड में लिख देना ये कौन से ट्राइंगल के अंदर चूज किया. इन ट्राइंगल अल्फा किसके अंदर बन रहा है? ऑब्जेक्ट का ट्राइंगल होगा तो आराम से पता चल जाएगा. NMO या OMN है ना. सो ये हो गया OMN. इसके अंदर tan अल्फा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर तो मुझे पता ही है कि हमेशा क्या आएगा? MN से स्टार्ट करना, M से स्टार्ट करो, नीचे भी MN अपॉन MO, और इसको हाथों हाथ लिख दो इज इक्वल्स टू, क्या लिख दे? P की फॉर्म में लिख दो. PN अपॉन PO. वेरी गुड. PN अपॉन PO. सेकेंड tan बीटा. ये tan बीटा कौन से ट्राइंगल में है? अब ये बीटा आई का होता है तो मुझे समझ में आ गया, मुझे उधर देखने की जरूरत ही नहीं है. IMN देख लो, IMN ही एक नहीं है. IMN कोशिश करते हैं 90 डिग्री वाला बीच में रहे, इस वजह से इसको तरह से लिखता हूं. बीटा लिखना ही M से ही है, M से ही है, तो ऊपर तो MN आना ही आना है. अब यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हुई है तो नीचे इमेज की डिस्टेंस आएगी. ये MI आ गया. उधर भी नहीं देखना पड़ेगा, अगर आपने फोकस करके याद करोगे ना तो अपने आप आपको समझ में आएगा. ऊपर तो परपेंडिकुलर आना है तो MN ही आएगा. MN के नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, MN के नीचे इमेज डिस्टेंस, और ये हो गया आपका कहानी खत्म. ये बन गया PN अपॉन PI. थर्ड स्टेप क्या फाइंड करना है? गामा. गामा नॉर्मल का गामा. सी वाली लाइन का है NMC. तो ये हो गया ट्राइंगल CMN. इन ट्राइंगल CMN देख लो, CMN ही है क्या? नॉर्मल वाला ट्राइंगल दिख गया सभी को?
एक ऑब्जेक्ट का ट्राइंगल, एक इमेज का ट्राइंगल, एक नॉर्मल वाला ट्राइंगल, सी वाला ट्राइंगल। तो mn, एक में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एक में इमेज डिस्टेंस है, एक में नॉर्मल डिस्टेंस सी आ जाएगा। ये हो गई, वहां देखने की जरूरत ही नहीं। ये हो गया एनसी। क्या बन गया? Pn/Pc। Pn/Pc। ठीक। Substitute by substituting these values, by substituting these values। अच्छा, इसको इक्वल्स टू क्या लिखना है? अल्फा, या यहां पे ही स्टार्टिंग में लिख देता हूं मैं, ताकि फर्स्ट अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10 अल्फा, सेकंड बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10 बीटा, एंड थर्ड gamma is almost equals to 10 beta. Now here, since alpha, beta and gamma are very small, therefore, और therefore करके ये हमें लिखना है। ठीक है, तो ये लिख दिया। by substituting these values into equation, कौन सी इक्वेशन? 5 में सब्स्टिट्यूट कर दे। इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट करो। म्यू डी गामा की जगह गामा बोले तो Pn/Pc। वेरी गुड, Pn/Pc माइनस अल्फा बोले तो Pn/Po, ऑब्जेक्ट वाला का है, इज इक्वल्स टू म्यू आर गामा यानी कि Pn/Pc प्लस बीटा यानी कि Pn/Pi, इमेज का है। बिना देखे सारी चीजें अपने आप समझ में आने लग जाती है। अगर आप अपने हाथ से हैंड रिटन में अगर कर रहे हैं अभी, वही कोशिश कीजिए डेली का काम डेली करने का, तो अपने आप समझ में आता रहेगा। बाद में रिवाइज करने में हजारों वीडियोस होते हैं, लेकिन नहीं बनती। आप जब अगर डेली का डेली अगर कंटिन्यूएशन के अंदर वर्क करेंगे तो ही ये चीजें आपको बाय हार्ट हो पाएंगे। Pn कॉमन इधर भी इधर भी, तो यहां लिख दिया मैंने म्यू डी इंटू Pn कॉमन, अंदर बचा 1/Pc माइनस 1/Po, इधर भी Pn कॉमन, तो Pn कॉमन, इधर बचा अंदर 1/Pc प्लस 1/Pi। Pn से ये Pn कैंसिल, क्योंकि इधर भेजेंगे तो नीचे चला जाएगा, और हमारे पास फाइनली बच गया है म्यू डी इंटू 1/Pc माइनस 1/Po इज इक्वल टू म्यू आर 1/Pc प्लस 1/Pi, और इसको इक्वेशन दे दीजिए जो भी नेक्स्ट आ रही है 6, 5 के बाद 6। क्या कर दें, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। सिंस हियर PO PI PC, O बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बोले तो देखिए किधर की तरफ है, प्लस यू या माइनस यू, टाइम कन्वेंशन माइनस यू माइनस PI प्लस V PC माइनस R। Substitute these values into equation 6. We get mu d PC बोले तो माइनस का 1/R, माइनस और PO की माइनस U, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/U इज इक्वल्स टू म्यू R 1/PC माइनस का 1/R प्लस PI प्लस का 1/V। मल्टीप्लाई कर दो साहब, इसका अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा माइनस का म्यू डी अपॉन R प्लस म्यू डी अपॉन U इज इक्वल टू माइनस म्यू R अपॉन R प्लस म्यू R अपॉन V, म्यू R अपॉन V। ठीक है, हमने क्या किया, R वाली टर्म्स को एक तरफ ले गए और U बाकी को दूसरी तरफ, तो ये एक R इधर चल रहा है, एक R इधर चल रहा है। जिधर की तरफ V है उसको आप एज इट इज रहने दो, तो U वाली टर्म को मैं इधर भेज रहा हूं, तो मैंने ये वाली टर्म इधर ट्रांसफर कर दी, तो ये माइनस म्यू R अपॉन R इधर आकर के हो गया प्लस का, तो ये बन गया म्यू R अपॉन R माइनस म्यू डी अपॉन R इज इक्वल टू म्यू R अपॉन V माइनस म्यू डी अपॉन U। और फाइनल आंसर, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है,
दोनों में r, तो ये क्या बन जाएगा म्यू आर माइनस म्यू डी अपॉन आर, और इस वाली टर्म को मैं LHS साइड में लिख देता हूं। तो कहां पे लिखूं, यहां पे लिखता हूं। ये हो गया म्यू आर अपॉन वी माइनस म्यू डी अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू डी अपॉन आर। This is the final expression for this derivation. Mu r upon v minus mu d upon u is equals to mu r minus mu d upon r. ठीक है। हाँ भाई, पहले तो ये बताइए कि ये कितनों को अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिए अब यहाँ पर ये रिलेशन आया, आपने अगर ध्यान दिया हो तो कल हमने जब दो केसेस किए थे, रिफ्रैक्शन दोनों ही केस में रेयर टू डेंसर था, उसमें आंसर आ रहा था ये रेयर टू डेंसर में आ रहा था म्यू डी अपॉन वी माइनस म्यू आर अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू डी माइनस म्यू आर अपॉन आर। ये कौन से में आ रहा था, जब रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर हो रहा था R2D, और जब अभी आया तो अभी ये वाला किस में हो रहा है, डेंसर टू रेयर में, D2R आ रहा है। तो कुछ अगर रिलेट करना चाहो, ट्रिक बनाना चाहो, तो ट्रिक समझने की कोशिश करो कि क्या बन सकती है, घूर के देखते रहो। तो देखिए इसके ट्रिक याद रखने के लिए ये फॉर्मेट याद रखिए, v माइनस मतलब अपॉन v माइनस अपॉन u इज इक्वल टू अपॉन r। अब अगर है रेयर टू डेंसर तो कर दीजिए फाइनल माइनस इनिशियल, म्यू डी माइनस म्यू आर, म्यू डी माइनस म्यू आर। अगर रेयर टू डेंसर है तो देख लो ये आंसर आएगा म्यू डी अपॉन वी माइनस म्यू आर अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू डी माइनस म्यू आर अपॉन आर। अगर जो है आपका तो फॉर्मेट ये वाला है, ठीक है, अपॉन वी माइनस अपॉन यू इज इक्वल टू अपॉन आर। अगर है डेंसर टू रेयर D2R, अगर डॉक्टर साहब बन रहे हो तो यहां पर फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, म्यू आर माइनस म्यू डी, म्यू आर माइनस म्यू डी अपॉन आर। वो इसका मतलब तो ये हुआ कि इससे फर्क नहीं पड़ा इमेज वर्चुअल आ रही थी कि रियल, क्योंकि इमेज कल हमने देखी थी रियल भी थी वर्चुअल भी थी, लेकिन रेयर टू डेंसर जब हमारा चल रहा था उस टाइम पर, तो रेयर टू डेंसर के अंदर दोनों ही सिचुएशन में आंसर फाइनल माइनस इनिशियल, म्यू डी माइनस म्यू आर, म्यू डी माइनस म्यू आर, ये आंसर हमारे पास आया। तो और अभी भी हमने देखा कि रियल इमेज बनाई लेकिन डेंसर टू रेयर करते ही ये वाली सिचुएशन उल्टी हो गई, यहाँ पर अलग हो गई। इसका मतलब अब केस 4 जो आने वाला है, क्या उसका आंसर ये सेम आएगा कि नहीं? यस और नो एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो अब उसको प्रूव करेंगे हम, अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रूव करते हैं।